नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज मैं जिस जगह उपस्थित हूँ, ये जो जगह है आसानंदपुर गांव है और ये गांव बसरेहर से लगा हुआ है। ये वही बसरेहर ब्लॉक है इटावा जनपद का, जहां कभी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी इस गांव में कभी नोट दो और वोट दो की बात किया करते थे। इस गांव में उन्होंने घर घर जाकर के कैंपेन शुरू किया और अपने पुराने लोगों से चंदा लेने का काम किया था। आज उसी गांव के इस नौजवान को जिम्मेदारी मिली है, ब्लॉक अध्यक्ष पद से समाजवादी पार्टी ने नवाजा है। जानने का प्रयास करता हूँ कि जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, कैसे इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका। और जो जिम्मेदारी मुझे समाजवादी पार्टी ने दी है उसका मैं बड़ी सच्चे दिल से निर्वहन करूंगा। और नेताजी की आपको बताएं तो नेताजी इसी गांव में आते थे जब नोट एक रुपए की बात की, एक नोट और एक वोट की बात की नेताजी ने, तो इसी गांव से शुरुआत की। और गांव में लगभग जब से नेताजी आए आज तक का मैं आपको इतिहास बता दूं, कभी इस गांव से नेता समाजवादी पार्टी कभी हार के नहीं। आज तक जब से नेताजी की राजनीति नेताजी ने चालू की और बराबर इस गांव से समाजवादी पार्टी जीत गई। चूंकि ब्लॉक अध्यक्ष पद की बात होती है, रिसर्च किया मैंने तो उसमें ये निकल करके आया कि आप सबसे कम उम्र के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। आज तक जो समाजवादी पार्टी का संगठन रहा, उसमें आप जैसे नौजवानों को कभी तवज्जो नहीं दी गई। वरिष्ठ लोगों को ब्लॉक अध्यक्ष पद दिया जाता था। आज युवा हैं आप, तो कैसे अपनी टीम को गठित करेंगे और किन किन लोगों की भागीदारी इसमें तय करेंगे? देखिए, हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी में जब ब्लॉक अध्यक्ष कार्यकारिणी गठित एक दो दिन में वैसे लिस्ट तो बन गई है। अभी जैसे ही ओपन करता हूँ आपको देख देख लेना कि सभी वर्ग के लोग और शायद है लगभग 50-60% लोग उम्रदराज हैं, अनुभवी हैं। सभी लोगों को साथ लेके मैं पूरी कार्यकारिणी गठित कर चुका हूँ। अभी एक दो दिन में मैं इसका ऐलान करने वाला हूँ। और आप देख लेना 2024 के चुनाव में बसियर ब्लॉक से समाजवादी पार्टी बम्पर जीत के साथ जीतने वाली। चूंकि आप यादव हैं, यहाँ का जो जिलाध्यक्ष है वो शाक्त समाज से आते हैं। राजपूतों को भी बहुत तवज्जो दी गई है, यहाँ तक कि कहूँ कि दलित समाज के चेहरों को भी कार्यकारिणी में रखा गया है। तो क्या समाजवादी पार्टी अपने पुराने पैटर्न पे काम करना शुरू कर रही है? जो पहले उनका था, जो वोट बैंक था वो छटक गया था, नेता यहाँ से जा चुके थे, क्या उनको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं? इस समाजवादी पार्टी ने कभी जाति धर्म की राजनीति की नहीं। समाजवादी पार्टी ने हर समाज की बात की। यही समाज की बात है, जब दो चार लोग जहाँ बैठ जाएं उसी को समाज कहते हैं। चार लोग बैठ जाएं उसी समाज से समाजवादी पार्टी पैदा हुई है। तो सब जगह समाजवादी पार्टी के लोग हैं और समाजवादी पार्टी के वर्कर इतने मेहनती हैं। और अब गांव गांव जाके कैंपेन करेंगे। और जो पुराने बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद, उनका अनुभव और उनका जो मार्गदर्शन होगा उनको लेके गांव गांव घर घर जाके लोगों को समझा के और लोगों को एकजुट करने का। नेताजी के समाजवाद और अखिलेश के समाजवाद में कितना अंतर है? नहीं, नेताजी का जो समाजवाद था उस समय का समाजवाद था कि अब आपको एक ही छोटी सी बात है, जब नेताजी ने राजनीति चालू की तो शायद साइकिल से चालू की। आज राजनीति का पैटर्न बदले, आज गाड़ियों से। आज साइकिल वाले आप बताओ एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं जा पाए। लेकिन आज की क्या जनसंख्या, आज गरीब गरीब व्यक्ति पार्टी में नेता बन सकता है? नहीं गरीबी, अब मैं भी गरीब घर का हूँ। मैं कौन सा, मैं एक मध्यम प्रकार परिवार का व्यक्ति। इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी, यही तो समाजवादी पार्टी है। एक मध्यम वर्ग के परिवार को जिम्मेदारी माँ समाजवादी पार्टी में मिल सकती है, बीजेपी में नहीं मिल सकती है। क्योंकि नितिन यादव नाम है आपका, पीछे यादव लगा है, तो मैं ये जानने का प्रयास भी करता हूँ कि भविष्य में नितिन यादव अगर इसमें मेहनत करते रहेंगे तो क्या भविष्य में कोई बड़े पद पर पहुंच सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? या तमाम बिंदु हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा कहती है कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ यादव ही या सभी परिवार के लोग ही अध्यक्ष पद और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं बस। अब एक बात बताइए, यादव होना और समाजवादी पार्टी में होना ये गुनाह तो है नहीं। मैंने अब मेरे मेरे बस में नहीं था कि मैं यादव, मैं कहता वो मेरा जन्म एससी वर्ग में हो जाता, मेरा जब जनरल में हो जाता तो उसके बाद अगर मैं समाजवादी पार्टी में होता तो ठीक है। आज यादव हूँ, समाजवादी पार्टी समाजवादी की विचारधारा से जुड़ा है। मैं जात विशेष से नहीं बात करूँ, मैं समाजवादी पार्टी जो विचारधारा है, समाजवादी पार्टी का जो पेटेंट है उस पर चल के समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ। वाकई में समाजवादी पार्टी जैसी कोई पार्टी पूरे भारत में नहीं। समाजवादी पार्टी के आप वो बताइए कि जो समाजवादी पार्टी ऐसा क्या करेगी जो लोग उनसे जुड़े? क्योंकि पिछले कई वर्ष 2014 से, या मैं कहूँ 2012 से ही अखिलेश जी का दौर शुरू हुआ, उसके बाद से आप लोग एक चुनाव नहीं जीत पाए।
आखिरकार क्या कमियां हैं नेतृत्व में और अब क्या करना चाहिए नेतृत्व को जो आप चुनाव जीते? 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत रहा है और गठबंधन का प्रधानमंत्री बनना है, ये मैं आपको विश्वास प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नहीं, प्रधानमंत्री गठबंधन जो तय करेगा, गठबंधन बैठ के जो तय हो जाएगा। अखिलेश यादव भी हो सकते हैं प्रधानमंत्री? नहीं, होने प्रधानमंत्री 100% हो सकते हैं। गठबंधन के सबसे मजबूत चेहरा अखिलेश यादव हैं। अब मैं वापस आ जाता हूँ इटावा की राजनीति पे, क्योंकि इटावा का आपको पद मिला है, इटावा की जिम्मेदारी मिली है। तो आप मुझे ये बताइए कि इटावा की लोकसभा अभी आपके पास नहीं है, विधानसभा भी आपके पास नहीं है, गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, उस गढ़ में ही सेंधमारी कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। ये गढ़ कब वापस ला पाएंगे आप? आपको बता दूं कि एक दौर ये था कि बीजेपी के 3 सांसद हुआ करते थे। उसके बाद बीजेपी का आज देखिए केंद्र में और प्रदेश सब जगह सरकार है। ये तो राजनीतिक उतार चढ़ाव है। आपके एक नेता ने उस कार्यकारिणी की मीटिंग में मैं गया था कवरेज करने, तो आपके नेताओं ने ये स्वीकारा है कि कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबाजी थी और इस गुटबाजी मेन प्रमुख वजह रही जो 2022 के चुनाव में नहीं आ पाई। सच्चाई आपको बता दो, यही तो कहते हैं, यही तो समाजवाद है। समाजवादी पार्टी पहली बात तो थी नहीं, और दूसरी बात अगर आप कह रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि गुटबाजी थी, तो कम से कम आपको पता तो चल गई समाजवादी पार्टी में गुटबाजी थी। बीजेपी में कितनी बड़ी गुटबाजी है आपको कभी पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, बीजेपी में तानाशाही है। बीजेपी में अगर कोई व्यक्ति एक शब्द नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल देगा, उस दिन उसको पार्टी से निकाल दी जाए। अब इटावा में हुआ ही क्या है, आप देख लीजिए, ये रोड की हालत देख लीजिए। आज तक जब सरकार सपा की सरकार रही, आदमी 20-25 मिनट में इटावा पहुंच जाता है। आप इधर से जा, अभी आप जाना और आप बाइक से जाना तो इधर से नहा के जाओगे, इटावा तक पहुंचोगे, पता नहीं चलेगी 4 या 10 दिन से नहाए नहीं। इतनी धूल, इतनी उबड़ खाबड़ रोड डली है। ये किसकी? बीजेपी की देन है, सपा सरकार की तो है नहीं। और सपा सरकार में थी, आदमी जाता था 10-10-20 समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने मुझसे ये कहा कि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो लगातार सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती रही है, आंदोलन करने के लिए जानी जाती रही है। लंबे अरसे के बाद समाजवादी पार्टी के लोग लाल टोपी लगाए हुए सड़कों पर दिख नहीं रहे हैं। क्या मानना है कि क्या डर है भाजपा का? नहीं, डर समाजवादी पार्टी कभी डरी नहीं। समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, एक मैं छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात करूँ, कभी समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता बीजेपी का, और बीजेपी तो जितनी तानाशाही कर ले, कभी समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। और रही आंदोलन की बात, धरना प्रदर्शन, जब भी राष्ट्रीय हित का आदेश आता है, लोग सड़कों पर उतरते हैं और सब सड़क पर मन बनाए। लेकिन अब जो लोग, जनता है, कार्यकर्ता नहीं, और जो जनता है वो मूड बना चुकी है कि जैसे इंतजार में बैठे हैं कि जैसे चुनाव की तारीख आए, ईवीएम मशीन आए। आप ये देखिए, ईवीएम की बात करेंगे फिर आप कहेंगे कि अभी ईवीएम पे आप लोग कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार धरना दे रहे हैं वहाँ, आप लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। जितनी भी पक्षी, आपकी बात नहीं करूंगा मैं, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, बसपा हो, तमाम अन्य दल हैं देश भर में, कोई आज ईवीएम की बात नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही चुनाव के परिणाम आते हैं उसके तुरंत 1 घंटे बाद आपके प्रमुख नेता या पार्टियों के नेता आते हैं और कहते हैं साहब ईवीएम हैंग हो गई इसलिए हम हार गए, वरना हमारी पार्टी जीत रही थी। नहीं तो हम लोग तो अभी भी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो ईवीएम का चुनाव आयोग को कितनी बार दिया, लेकिन ये चुनाव आयोग ने कुछ संज्ञान में लिया। जब चुनाव हो गए, हम तो चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव, क्यों नहीं सरकार चाहती है? जब इतने गठबंधन में सब लोग हैं, पार्टी सब चाहती है बैलेट पेपर चुनाव, क्यों नहीं? बीजेपी नहीं चाहती है, क्यों नहीं चाहती है भाई? अगर आप ये स्पष्टता से, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराते हैं, तो फिर आपको क्या हर्ज कि ईवीएम से चुनाव कराते? आप जब ईमानदार है बैठ पेपर चुनाव करें, आपको कौन सी दिक्कत है? सब पार्टी एक तरफ, आप एक तरफ, तो ये तो तानाशाही है ना। चूंकि आप यादव भी हैं तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, शिवराज सिंह के चेहरे पर पूरा इलेक्शन लड़ा गया, उसके बाद अचानक से या मोहन यादव को सीएम बना दिया जाता है। कहा ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव रहेगा 2024 को लेकर के, अखिलेश जी को नीचे करने के लिए ही ये बनाया गया है। क्या मानते हैं उसका असर रहेगा प्रदेश में? देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी देश के सबसे बड़े नेता हैं। और यादवों की आप बात करें तो जो एक रबड़ मोहर होती है, मोहन यादव जी को वो बना दिया गया है। कोई काम नहीं कर पाएंगे गैर मोदी और अमित शाह के बिना। भाई मुख्यमंत्री बनता है, वो खुद फैसले अपने मर्जी से ले, तब तो मैं उसके मानूं। कोई फैसला अगर वो लेके दिखा दे, गैर उनके कोई नहीं ले, बस उनको वोट बैंक के लिए, उनके दिखावे के लिए। और देख लो 24 के चुनाव के बाद वो हटा दिए जाएंगे। आपसे कह रहे हैं 24 चुनाव के लिए बना दिए, और 24 के चुनाव के बाद मोहन जी हटा के फिर देखना कौन मोहन। आपका धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और अभी हाल ही में नंबर स्टार्ट हुआ है, गणतंत्र दिवस भी है, क्या शुभकामनाएं अपने इष्ट मित्रों को, चाहने वालों को, शुभचिंतकों को क्या कहना चाहेंगे चैनल के? सभी
सब चिंतकों को सभी और राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश और जिला नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमको दी, और इस जिम्मेदारी का मैं बड़ी सच्ची श्रद्धा से निभा के और पूरे तन मन धन से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और 24 के चुनाव में बस से नहीं पूरे इटावा, नहीं पूरे यूपी में देख लेना, महागठबंधन का बोलबाला होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। और सभी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आप भी अपना समय लेके आए, आपने अपना समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों का बहुत बहुत हमारी तरफ से भी आपके लिए नंबर शुभ हो, मंगलमय हो।